बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के गांव में 3 बहनें अपनी चाची के साथ रहती थी। उनकी चाची उनसे घर का सारा काम करवाती थी और तो और वो उन्हें हमेशा चिल्लाती और मारती भी थी। वो खुद तो स्वादिष्ट खाना खाती, लेकिन तीनों बहनों को खाने के लिए बासी खाना ही देती थी। चाची का अपना भी एक बेटा था, जिससे चाची बहुत प्यार करती थी और उसे हर चीज ला कर देती थी। ऐसे ही एक दिन तीनों बहनें सुबह में देर तक सो रही थी कि तभी वहाँ पर उनकी चाची गुस्से में आ जाती है और उन्हें चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ महारानियों, ये कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम आराम फरमा रही हो। उठो और उठकर काम करो। काम करोगी तो ही खाना मिलेगा, वरना तीनों को भूखे ही रहना पड़ेगा। फिर बैठकर तीनों रोती रहना। चाची के इतना कहते ही तीनों बहनें उठकर बैठ जाती हैं। तभी रानी कहती है, माफ करना चाची जी, कल हम बहुत थक गई थी, इसीलिए उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं बस जा रही हूँ काम करने के लिए। इतना कहकर रानी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। दीदी, हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो कब आएंगे? इतने साल हो गए हैं, वो आज तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए दीदी? तारा, हमारे मम्मी पापा नेपाल में रहते हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी हमसे मिलने नहीं आ सकते। पर तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो बहुत जल्द हमसे मिलने आएंगे। दीदी, मम्मी पापा जब आएंगे ना, तो मैं चाची जी की शिकायत करूंगी कि ये हम तीनों को कितना मारती है, कभी भी हमको प्यार नहीं करती। दीदी, मम्मी पापा से बोलो ना, जल्दी से वापस आ जाएं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं मम्मी पापा से कहूँगी कि वो जल्दी से आ जाएं। हम तीनों को उनकी बहुत याद आती है। इतना बोलकर चंदा भी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है और रानी से आकर कहती है, दीदी, हम कब तक तारा से ये बात छुपाते रहेंगे कि माँ पापा कभी भी नहीं आएंगे? वो कई साल पहले मर चुके हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं। नहीं बहन, अभी तारा बहुत छोटी है, इसलिए उसे ये बात बताना सही नहीं होगा। और फिर वो दोनों बहनें अपने अपने काम में लग जाती हैं। जहाँ रानी खाना बनाती है तो वहीं चंदा कपड़े धोती है और छोटी सी तारा पूरे घर में झाड़ू लगाती है। ऐसे ही काम करते हुए उनका पूरा दिन बीत जाता है, जिस वजह से तीनों बहनें थक कर थोड़ा आराम कर रही होती हैं कि तभी चाची गुस्से में वहाँ पर आ जाती है और उन पर गुस्सा करने लगती है। अरे तुम सबको किसने कहा आराम करने को? काम चोर करम जली, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ क्या तुम्हारा बाप लेकर आएगा? जल्दी से अपना अपना मुंह उठाओ और जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, क्योंकि मेरा बेटा बस आने ही वाला है। फिर वो तीनों बहनें लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती हैं और लकड़ियाँ चुनकर उन्हें घर ले आती है और जल्दी जल्दी अपने भाई के लिए खाना बना लेती है। तभी कुछ देर में विनोद भी घर वापस आ जाता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से बस खाना लगा दो। अभी लाई मेरा बच्चा, तू हाथ मुँह धो ले, मैं टेबल पर खाना लगा देती हूँ। फिर विनोद हाथ मुँह धोकर आता है और खाना खाने लगता है। माँ, ये क्या कितना बकवास खाना बनाया है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। मैं पूरा दिन मेहनत करके वापस आता हूँ, काम करके आता हूँ, ये खाने के लिए? रुक, मैं अभी इन चुड़ैलों को बताती हूँ। फिर चाची एक मोटा सा डंडा लेकर विनोद के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और फिर वो शैतान चाची डंडे से उन तीनों बहनों को मारने लगती है। इतना मार खाने की वजह से तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं।
माँ, आज इन तीनों को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन इन्हें भूखा ही रहने दो, तभी इन्हें समझ आएगा। विनोद भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमने बहुत मेहनत से खाना बनाया था। अगर आपको कुछ और खाना है तो वो बता दीजिए, मैं वो अभी बना देती हूँ। मगर मेरी बहनों को भूख से मत तड़पाइए, वो अभी बहुत छोटी है। रानी उनके सामने बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और फिर विनोद तीनों बहनों को एक कमरे में बंद कर देता है। इस तरह उन्हें कमरे में बंद हुए 2 दिन गुजर जाते हैं। भूख और प्यास से छोटी तारा की हालत खराब होने लगती है। दीदी, दीदी, मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी पीना है मुझे पानी लाकर दो ना। पानी। तारा, चंदा, तुम दोनों यहाँ पर रुको, मैं अभी कुएं से पानी लेकर आती हूँ। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। रानी खिड़की से किसी न किसी तरह बाहर निकल जाती है। उसके पाँव में चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो पानी भरने कुएं पर चली जाती है। आखिरकार किसी तरह वो कुएं के पास पहुँच ही जाती है, लेकिन कुएं पर पहुंचकर वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आप नहीं जानते हम आपके बगैर कैसे जी रही है। अभी तारा की हालत बहुत खराब है। उस छोटी सी बच्ची ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। रानी ऐसे ही रो रही थी कि तभी उसकी कुछ आंसू की बूंदें कुएं पर गिर जाती है और उस कुएं से तेज रोशनी आने लगती है और तभी वो कुआं बोल पड़ता है। बेटा, चुप हो जाओ, तुम्हारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। ये लो जादुई 3 लहंगे, तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के लिए। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए होगा, ये जादुई लहंगे तुम्हें वो सब कुछ देंगे। क्या सच में? धन्यवाद कुआं जी। उसके बाद रानी खुशी खुशी वो लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी बहनों को वो जादुई लहंगे के बारे में बताती है, जिसके बाद तीनों बहनें वो जादुई लहंगे पहन लेती हैं। लेकिन तभी रानी जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। रानी के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारा खाना आ जाता है और रानी की दोनों बहनें उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। पर ये सब उनकी शैतान चाची और विनोद भी देख लेता है। अच्छा, तो ये तीनों जादुई लहंगे हैं। रुको, अभी इनसे ये लहंगे छीन लेती हूँ। चलो तुम तीनों, मुझे दो ये लहंगे। मैंने कहा मुझे दो, अभी के अभी। नहीं चाची जी, ये लहंगे हमारे हैं। मुझे ये जादुई कुएं ने दिए हैं। हाँ, हम ये लहंगे आपको नहीं दे सकते चाची जी। आपने हमसे सब कुछ तो छीन लिया, इसे तो मत लो चाची जी। क्या कहा? नहीं देगी? मैं खुद ले लूंगी फिर। विनोद, चल छीन ले इनसे बेटा। फिर चाची और विनोद तीनों बहनों से लहंगे छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी तारा अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मारो इन दोनों को। जादुई लहंगे के जादू से उन दोनों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। अरे तारा बेटी, माफ कर दो अपनी चाची को। अरे रोक दे बेटा, रोक दे, वरना मर जाएगी तेरी चाची। जाने दे तारा, माफ कर दे इन्हें। लेकिन ये बहुत गंदी है, ये हमें बहुत मारती है। अरे नहीं नहीं बेटा, माफ कर दे मुझे। आज ये बात कभी भी नहीं मारूंगी। फिर तारा अपने जादुई लहंगे से रुक जाने के लिए कहती है और उसके बाद वो तीनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं और गांव के बाहर जाकर अपना एक नया सा घर बनवाती हैं। जादुई 3 लहंगे की मदद से वो आज एक नई जिंदगी जी पाती हैं और उन्हें अपनी शैतान चाची से छुटकारा भी मिल जाता है।
एक गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। राधिका बहुत ही शांत स्वभाव की और एक सीधी लड़की थी। राधिका गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और राधिका के माता पिता साधारण किसान थे। पूरे साल वो लोग खेतों में काम करते थे। राधिका भी उनके घर के कामों में हाथ बटाया करती थी। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से सूखा पड़ने की वजह से राधिका के पिता को बहुत ही नुकसान होता है। उस वजह से उनकी आर्थिक हालत भी खराब हो गई। उसके पापा के पास घर चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो घर चलाने के लिए उधार लेने लगे। ऐसे ही बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो रहा था। कुछ दिनों बाद राधिका अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ से बोली, माँ, मेरी सभी सहेलियाँ पिकनिक पर जा रही हैं। क्या मैं भी उनके साथ पिकनिक पर जा सकती हूँ? वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम उनके साथ कैसे जाओगी बेटा? वहाँ जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे और अभी तेरे पापा की हालत बहुत खराब है बेटा। लेकिन माँ, मुझे उनके साथ जाने का बहुत मन है। मैंने उन लोगों को वादा किया है। आप पापा से कहिए ना। राधिका, ऐसे जिद करके कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, अभी तेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तुझे घूमने के लिए दे पाए। आप लोग कभी भी मुझे कुछ नहीं देते। उस दिन आपने कहा था कि इस महीने आप मुझे नए कपड़े खरीद कर देंगी, लेकिन आप मुझे बाजार ही नहीं लेकर गयी। बेटी, अभी तो बड़ी हो गई है, अभी तुझे सब कुछ समझना पड़ेगा। एक बार हमारे सर से ये मुसीबत हट जाए, फिर तू जो चाहेगी मैं वही तुझे दूंगी। इतना कहकर राधिका की माँ वहाँ से चली गयी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर राधिका को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आने लगा। फिर राधिका मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं अपने दोस्तों को मना करूँगी तो वो लोग पक्का मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो अभी उनके सामने जा ही नहीं सकती। ये सब सोचकर राधिका अपने घर से बाहर निकलकर गांव में ही घूमने लगती है कि अचानक उसने देखा कि उसकी कुछ सहेलियां उसके सामने से ही आ रही थीं। ये देखकर वो उनसे छुपने के लिए उल्टे रास्ते पर जाने लगी। ये सब सोचते हुए ही वो चल रही थी, इसलिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ गई है। अरे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया मैं यहाँ कब और कैसे पहुँच गई। लेकिन ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। मैं थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, शायद आगे और भी सुंदर सुंदर जगह हो। ये सोचकर राधिका जंगल में बने एक छोटे से रास्ते से आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते हुए उसे अचानक से एक रोशनी दिखाई दी। लगता है सामने कोई तो है, लेकिन अगर मैं उसके सामने चली गई तो मुझे खतरा भी हो सकता है। ये सोचकर राधिका पेड़ के पीछे से उस रोशनी को देखने की कोशिश करने लगी। तब उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की हाथ में एक मशाल लिए फूलों के पेड़ से फूल तोड़ रही है। अरे, ये कौन है? मैंने तो सुना था कि इस जंगल में कभी भी कोई नहीं आता है, लेकिन इनको देखकर लगता है कि ये कहीं की रानी है। मुझे यहाँ छिपकर देखना चाहिए। फिर राधिका बहुत देर तक उस पेड़ के पीछे छुपी रही। बहुत देर छिपे रहने के बाद जब उस लड़की का फूल तोड़ना हो गया तो वो लड़की जंगल के दूसरी तरफ जाने लगी। ये देखकर राधिका के मन में और भी उत्सुकता हो गई और वो छुप छुप कर उस लड़की का पीछा करने लगी। पीछा करते हुए वो कुछ दूर तक गई। फिर उसने देखा कि वो लड़की अचानक से गायब हो गई। अरे, ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो लड़की यहीं पर थी। शायद वो लड़की आसपास ही होगी। मैं चारों तरफ ढूंढ कर देख कर आती हूँ। ये सोचकर राधिका दबे पांव आसपास घूमने लगी और उस लड़की को ढूंढने लगी। तब उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा महल है और वो महल सोने और चांदी का बना हुआ है।
ये मैं क्या देख रही हूँ? इतना सुंदर महल इस जंगल के अंदर, वो भी सोने और चांदी का। मैंने तो गांव वालों को इसके बारे में कहते हुए नहीं सुना। शायद अब मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। ये सोचकर राधिका वहाँ से वापस जाने ही वाली थी, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसको लगा कि उसे एक बार उस महल के अंदर जाना चाहिए। ये सोचकर वो उस महल के अंदर चली गई। उस महल में कोई भी नहीं था, लेकिन वो महल बहुत ही सुंदर था। ऐसे ही वो महल में घूमने लगी। कुछ देर बाद घूमते घूमते वो एक ऐसे कमरे में पहुंची जो कमरा सिर्फ लहंगों से भरा हुआ था, और वो लहंगे बहुत ही सुंदर थे। वो लहंगे देखकर राधिका को बहुत पसंद आया। फिर उसने कहा, काश मेरे पास भी ऐसे लहंगे होते तो मैं इनको पहनकर कितनी सुंदर लगती, और मेरी सहेलियां भी मेरे कपड़ों का मजाक नहीं उड़ा पाती। ये सोचकर वो लहंगों को देख रही थी कि तभी अचानक से उसके पीछे से उसे एक आवाज आती है। क्या हुआ? तुम्हें ये लहंगे पसंद आए हैं? अगर तुम चाहो तो तुम इन्हें अपने पास रख सकती हो। ये आवाज सुनकर राधिका बहुत चौंक गई। उसको लगा कि वो अब पकड़ी गई है। ये सोचकर वो जैसे ही डरी डरी पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पीछे वही लड़की खड़ी है जो कुछ देर पहले जंगल में फूल तोड़ रही थी। उनको देखकर राधिका और भी ज्यादा डर गई, और वो डरी हुई आवाज में उस लड़की से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ। मैंने ऐसा महल कभी भी नहीं देखा, इसीलिए मैं बस यहाँ घूमने आई थी। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया, इसलिए ही तुम यहाँ पर आ पाई हो। मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप कौन हैं और ये महल यहाँ पर कब से है? मैं जादुई लोक की राजकुमारी हूँ। ये महल यहाँ पर बहुत सालों से है, लेकिन मैं जब चाहती हूँ कि कोई ये महल देख पाए तभी वो देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। उस जादूगरनी की ये बात सुनकर राधिका को पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करने के अलावा राधिका के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। इस वजह से राधिका उस जादूगरनी के साथ दोस्ती कर लेती है। कुछ देर में ही उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद राधिका रोज रोज वहाँ पर आने लगी। एक दिन उस जादूगरनी ने राधिका से कहा, राधिका ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जादुई लहंगा लेकर आई हूँ। मुझे पता है तुम्हें लहंगा पहनने का बहुत शौक है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लहंगा लेकर आई हूँ। और ये सिर्फ लहंगा नहीं है, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। जादूगरनी की ये बात सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो गई और वो जादुई लहंगा लेकर अपने घर वापस चली गई। उसके घर वालों को भी उस जादूगरनी के बारे में पता था, इसलिए जब से राधिका वो लहंगा लेकर घर आई थी, उसके घर वालों को भी जो चीज चाहिए होती थी वो उस लहंगे से मांग लेते थे। ऐसे ही कुछ दिनों में ही राधिका बहुत ही अमीर हो गई और राधिका के घर वालों के अमीर होने की वजह से लोगों को ये बात खटकने लगी। ये सब देखकर राधिका की सहेली ने जब राधिका से इन सब के बारे में पूछा तो उसने खुले दिल से उस जादूगरनी के बारे में अपनी सहेलियों को सब कुछ सच सच बता दिया। राधिका, मुझे भी उस जादूगरनी से मिलने जाना है, मुझे भी वहाँ पर ले चलो ना। मुझे भी वो सोने चांदी का महल देखना है। ये कहकर राधिका की वो सहेली राधिका से बहुत जिद करने लगी और राधिका भी कुछ कर नहीं पाई और वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। तब उसकी वो सहेली मन ही मन सोचने लगी, अब मुझे कुछ भी करके उस जादूगरनी को अपने वश में करके उसका सब कुछ मुझे अपना करना पड़ेगा। ये सोचकर
राधिका की वो सहेली उसके जान पहचान की एक चुड़ैल के पास गई और उसके पास से उस जादूगरनी को अपने वश में करने के लिए एक काला जादू किया हुआ गुलाब लेकर अपने पास रख लिया। अगले दिन राधिका अपनी सहेली को लेकर उस जादूगरनी के महल में चली गई। राधिका की सहेली को देखकर जादूगरनी भी बहुत खुश हो गई। तब राधिका की सहेली उस जादूगरनी से कहती है, मैं आपसे पहली बार मिलने आई हूँ, इसलिए मैं अपने बगीचे से आपके लिए एक सुंदर गुलाब का फूल लेकर आई हूँ। ये कहते हुए राधिका की सहेली ने वो शैतान जादू वाला गुलाब निकाला और उसने वो शैतान गुलाब जैसे ही जादूगरनी के हाथ में दिया तो वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। ये देखकर राधिका चौंक गई और राधिका की सहेली जोर जोर से हंसने लगी। राधिका की सहेली तभी राधिका को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन उस दिन राधिका ने वो जादुई लहंगा पहना हुआ था। अचानक से उस लहंगे से तेज रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी से जादूगरनी के हाथ का गुलाब जमीन पर गिर गया। फिर उस जादूगरनी को होश आ गया। फिर उस जादूगरनी ने राधिका की सहेली को पकड़ लिया और उम्र भर के लिए उसको कैद खाने में डाल दिया। लेकिन उस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई और उधर राधिका अपने माता पिता के साथ भी हंसी खुशी से रहने लगी। रामगढ़ नाम के एक गाँव में सुनैना नाम की एक लड़की अपनी माँ सलोचना देवी के साथ रहती थी। सलोचना देवी घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी और सुनैना एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में एक लावण्या नाम की लड़की भी पढ़ती थी। सुनैना की माँ उसके घर में नौकरानी का काम करती थी, इसीलिए लावण्या सुनैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी। सुनैना पढ़ने में बहुत होशियार थी, इसीलिए सभी स्कूल के टीचर उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन टीचर, सुनो बच्चों, तुम सभी को एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हिल स्टेशन पर ले जाया जाएगा, जिसमें तुम्हारी मॉनिटर सुनैना होगी। टीचर की ये बात सुनकर लावण्या बहुत ही गुस्सा हो जाती है। टीचर, मैं इस लड़की के नीचे रहकर बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी। मैं अपना प्रोजेक्ट अकेले ही पूरा कर सकती हूँ। लावण्या, ज्यादा मत बोलो। अगर तुम इसके नीचे नहीं रह सकती तो ये प्रोजेक्ट भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तैयार हूँ मैं। ठीक है। अगले दिन प्रोजेक्ट के लिए सभी बच्चे स्कूल बस में बैठ जाते हैं और हिल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सभी बच्चे सुनैना के साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने लग जाते हैं। अरे, इसकी माँ हमारे घर में नौकरानी का काम करती है और मुझे देखो, मैं उस नौकरानी की बेटी के नीचे काम कर रही हूँ। क्या सोच रही हो लावण्या? अगर मेरी कुछ मदद चाहिए तो बताओ। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। तुम अपनी मदद अपने पास ही रखो। कुछ ही देर बाद क्लास का प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाता है। अरे वाह सुनैना, तुम्हारी टीम ने तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। सभी बच्चे सुनैना के लिए तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर लावण्या और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। एक दिन सुनैना की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो 2-3 दिन काम पर नहीं जा पाती। तभी उनकी मालकिन का फोन आता है। क्या बात है, आजकल तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? मालकिन, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मालकिन। देख, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तू नहीं आ सकती तो तू हमेशा के लिए काम छोड़ दे। इतना कहकर मालकिन फोन काट देती है। तभी, क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, मालकिन का फोन आया था। वो कह रही थी कि अगर मैं समय से कल नहीं पहुँची तो मुझे काम से निकाल देंगी। बेटा, अगर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा बेटा? माँ, आप चिंता क्यों करती हो? जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आपकी जगह काम करती हूँ।
अगले दिन से सुनैना लावण्या के घर में काम करने जाती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मालकिन, मैं सलोचना माँ की बेटी सुनैना हूँ। मेरी माँ कुछ दिनों से बहुत बीमार है, इसीलिए उनकी जगह अब मैं काम करूँगी। उसके बाद सुनैना चुपचाप अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ पर लावण्या आ जाती है। अरे सुनैना, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अरे बेटा, तुम इस लड़की को जानती हो क्या? हाँ माँ, ये मेरे ही क्लास में पढ़ती है और सभी टीचर्स इसकी बहुत तारीफ करते हैं। लगता है इस लड़की में जरूर कोई खास बात होगी, तभी तो इसकी टीचर्स इतनी तारीफ करती हैं। और देखो कितनी समझदार लड़की है, अपनी माँ की मदद करने के लिए उसका काम करने खुद ही चली आई। ओह माँ, प्लीज इस नौकरानी की तारीफ अब आप मत करो। मैं पहले से ही स्कूल वालों से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। गुस्से में लावण्या वहाँ से चली जाती है। वो स्कूल जाकर सभी बच्चों को सुनैना के बारे में बताती है। थोड़ी ही देर बाद सुनैना वहाँ पर आ जाती है। लावण्या पूरी क्लास में सैनिटाइजर छिड़कने लगती है और बोलती है, हे भगवान, ये लड़की इतनी गंदी और बदबूदार है। अरे क्या तुम लोगों को गटर की बदबू नहीं आ रही? हाँ, आ रही है ना, बहुत गंदी बदबू आ रही है। अरे ये अभी अभी मेरे घर में गटर साफ करके आ रही है और पता है उसके बाद नहाई भी नहीं है। छी छी, कितनी गंदी लड़की है। रोते रोते सुनैना वहाँ से चली जाती है। अब आया ना मजा, काफी दिनों से इसकी तारीफ पे तारीफ सुन रही थी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अगले दिन लावण्या का जन्मदिन था। माँ, कल मेरा जन्मदिन है, क्या मैं अपने स्कूल के दोस्तों को पार्टी में बुला लूँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर बुलाओ। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगी। अगले दिन लावण्या स्कूल में जाती है और सबसे बोलती है, सुनो दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और मैं अपने घर में पार्टी देने वाली हूँ। पार्टी में सभी बच्चे सुंदर सुंदर लहंगे पहन कर आएंगे और साथ ही लिपस्टिक भी लगाएंगे। और सुनो सुनैना, वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन तुम मेरी क्लास में ही पढ़ती हो, इसीलिए कल पार्टी में तुम जरूर आना और पार्टी में लहंगा पहनकर और लिपस्टिक लगा कर ही आना, समझी तुम? ठीक है लावण्या, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी। सुनैना उदास मन से अपने घर वापस जा रही थी और वो रास्ते में सोचती है, हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं लहंगा और लिपस्टिक कहाँ से लेकर आऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और अगर मैं पार्टी में नहीं गई तो लावण्या फिर से मेरे ऊपर गुस्सा करेगी और मुझे काम से निकाल देगी। ये सोचते सोचते सुनैना एक कुएं के पास पहुंच जाती है। तभी उस कुएं के अंदर से उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। फिर सुनैना डरते डरते उस कुएं के पास जाती है और अंदर देखती है तो वहाँ पर कुछ औरतें लहंगा और लिपस्टिक बना रही थी। तभी सुनैना उन औरतों से कहती है, अरे आंटी, आप ये क्या कर रही हो? क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ और इस कुएं में रहकर गरीब लड़कियों के लिए जादुई लहंगे सिलती हूँ और साथ ही जादुई लिपस्टिक भी बनाती हूँ। अगर तुम्हें लहंगा और लिपस्टिक चाहिए तो तुम मुझे बताओ, तुम इनसे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। आंटी, मेरे पास आपको देने के लिए एक पैसा भी नहीं है, लेकिन मुझे लहंगे और लिपस्टिक की बहुत जरूरत है। आंटी, कल मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद फ्री में करूँगी। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से एक लहंगा और लिपस्टिक बाहर निकालती है और उसे सुनैना के पास ऊपर भेज देती है। सुनैना लहंगा और लिपस्टिक देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सुनैना जादूगरनी का धन्यवाद अदा करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। मैं ये लहंगा पहनकर और लिपस्टिक लगाकर लावण्या के जन्मदिन पर उसके घर पर जाऊंगी। लावण्या भी मेरा लहंगा और लिपस्टिक देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। उसके बाद सुनैना वो जादुई लहंगा और लिपस्टिक लेकर अपने घर वापस आ जाती है
और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। उसके बाद सुनैना वो जादुई लहंगा पहन लेती है और जादुई लिपस्टिक भी लगा लेती है। फिर वो उस जादुई लहंगे और लिपस्टिक से लावण्या के लिए गिफ्ट मांगती है। फिर उसी शाम लावण्या सुनैना के पास आती है और चौंकते हुए लावण्या बोलती है, ओह गॉड, तू इतना सुंदर लहंगा और ये ब्रांडेड लिपस्टिक कहाँ से लेकर आई है? जहाँ तक मुझे पता है तू तो बहुत गरीब है ना। भोली भाली सुनैना लावण्या को जादुई लहंगे और लिपस्टिक के कुएं के बारे में सारी बातें बता देती है। अगले दिन लावण्या भी जादुई लहंगे और लिपस्टिक के कुएं के पास पहुंच जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे अगर मैं इस जादूगरनी की जादुई छड़ी इससे चुरा लूं, तो मैं भी बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और जो चाहूंगी वो प्रकट कर सकती हूँ। उसके बाद लावण्या नीचे कुएं में झांकती है तो जादूगरनी सो रही थी। अरे वाह, ये जादूगरनी तो अभी सो रही है। मैं खुद नीचे जाकर इसकी जादुई छड़ी ले आती हूँ। लावण्या सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और जादूगरनी की जादुई छड़ी चुपके से उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। जादुई छड़ी, जल्दी से मेरा घर सोने चांदी से भर दे और मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दे। लावण्या के इतना कहते ही उसके घर में आग लग जाती है और लावण्या बहुत ही बदसूरत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई और मेरा घर? तभी वहाँ पर सुनैना आ जाती है। वो भी ये सब देखकर कहती है, हे भगवान, तुम्हारे घर में आग कैसे लग गई और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना लावण्या? रोते रोते लावण्या सुनैना को सारी बातें बता देती है। लावण्या, ये तुमने बहुत ही गलत किया। तुम्हें चलकर जादूगरनी जी से माफी मांगनी चाहिए। लावण्या और सुनैना दोनों जादूगरनी के पास जाती हैं और जादूगरनी से माफी मांगने लगते हैं। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। आगे से अगर तुमने कोई भी गलत काम किया तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद जादूगरनी लावण्या के घर को पहले जैसा कर देती है और लावण्या भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब लावण्या और सुनैना बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाती हैं और दोनों खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगती हैं। और यहाँ जादुई लहंगे और लिपस्टिक की वजह से सुनैना भी बहुत ही अमीर हो जाती है। अब उसे जो भी चाहिए रहता था वो जादुई लहंगे और लिपस्टिक से मांग लिया करती थी। उस दिन के बाद से वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।